Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 11 of NORCET mini mock test. So इन जो प्रीवियस वन था हमारा पार्ट 10, उसमें कुछ लोगों का कमेंट था कि हमें जो MCQ है वो शॉक पे हो गया, बर्न के बेसिकली पार्कलैंड फॉर्मूला और TBS से कैलकुलेट कैसे करते हैं उस पे करा दो, ECG पे करा दो. सो ये सारे टॉपिक मैं कवर करूँगी. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हमारा बर्न से रिलेटेड है, जिसमें बेसिकली हम पार्कलैंड फॉर्मूला और TBS कैसे फाइंड करने हैं इस पे हम बेसिकली फोकस करेंगे, ठीक है ना. एंड लाइक नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हम धीरे धीरे शॉक और ECG भी कवर कर लेंगे. ओके, सो आज भी अगर आपको कोई और टॉपिक ऐसे आपने उस पर MCQ करने हैं, सो आप प्लीज़ कमेंट कर दो. वो टॉपिक मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास जब भी टाइम मिलेगा उसमें मैं कवर कर दूंगी, ठीक है ना. सो स्टार्ट करते हैं विद द सेशन. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 60 kg एडल्ट मेल हैज सस्टेन. इससे पहले आपने ना दो फॉर्मूला याद कर लेना है. फर्स्ट आपको पार्कलैंड फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है. ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक पार्कलैंड फॉर्मूला आना चाहिए अच्छे से. एंड दूसरा आपको TBS से कैलकुलेट करने का एक रूल ऑफ नाइन. एंड सेकेंड इज द पाल्मर मेथड, है ना. ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. इसलिए आपको बर्न बेसिकली आपने पूरा अच्छे से पढ़ते रहना है ना. बर्न आपने पूरे अच्छे से आने चाहिए. बर्न इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली मैंने बर्न का एक वीडियो बनाया है, बर्न मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं. सो उसमें मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रखे हैं, लाइक पैथोफिजियोलॉजी, साइंस सिम्टम्स हो गया, द स्टेजेस है ना, जो हमारा एक्टिव स्टेज कह रही हूँ, मतलब अभी मैंने लेबर पढ़ाया ना इसलिए मुझे वो याद आ रहा है. सो जैसे कि इमर्जेंट फेस हो गया, है ना, वो सारा फेसेस, रिससिटेटिव फेस हो गया. सो ये सारे फेसेस पता होने चाहिए, कैसे मैनेज करना है, कौन सा फेस में क्या होने के चांसेस ज़्यादा है. सो वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखा है. सो अगर आपने बर्न नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ लो, बिकॉज दिस टॉपिक इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक MCQ तो कन्फर्म है, एक MCQ इज 100% कन्फर्म है, आना ही आना है. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो अगर आपने बर्न नहीं पढ़ रखा है, एंड पढ़ रखा है देन वेल एंड गुड. तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन. दैट इज अ 60 kg एडल्ट मेल हैज सस्टेन 30% टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न, ठीक है. सो 60 kg का मेल है, 30% जो है वो बर्न हो गया है अकॉर्डिंग टू पार्कलैंड फॉर्मूला. सो फर्स्ट 4 क्वेश्चन इज वेरी इजी होगा, उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है ना. सो अकॉर्डिंग टू पार्कलैंड फॉर्मूला व्हाट इज द टोटल फ्लूइड रिक्वायरमेंट इन फर्स्ट 24 आवर्स. वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो एज यू नो कि अकॉर्डिंग टू पार्कलैंड फॉर्मूला हम बोले, सो पार्कलैंड फॉर्मूला क्या है. पार्कलैंड फॉर्मूला हमारा स्टार्ट कब से होता है कि विद द ऑनसेट ऑफ इंजरी, विद ऑनसेट ऑफ बर्न. जैसे ही बर्न स्टार्ट होता है तब से ये कैलकुलेट करते हैं. सो पार्कलैंड के अकॉर्डिंग क्या है कि हम कितना फ्लूइड हमें रिससिटेट करना है, वो क्या है, डेट इज द 4 इंटू में टोटल बॉडी सरफेस एरिया डेट इंटू में वेट कैसा होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, ठीक है. सो जो भी कैलकुलेट करके जो भी अमाउंट आएगा उस फ्लूइड को हमें ओवर 24 आवर्स में हमें पेशेंट को देना है. ओवर 24 आवर्स में पहले हमें कैसे देना है, हाफ जो है हमें फर्स्ट 8 आवर्स में देना है. फर्स्ट 8 आवर्स में हमें देना है हाफ फ्लूइड, और नेक्स्ट हाफ फ्लूइड जो है वो हमें नेक्स्ट 16 आवर्स में हमें देना है. एंड फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है, डेट इज द रिंगर लैक्टेट. सो ये चीज़ें आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है. कमिंग टू द क्वेश्चन, तो हम अगर फॉर्मूला अप्लाई करें, डेट इज द 4 इंटू में टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना है 30 है, इंटू में वेट कितना है 60 है. तो कितना आएगा 6 3 ज़ा 18, 18 4 से कितना होता है, 18 4 से 72, तो 7200 आएगा. तो 7200 ml फ्लूइड हमें क्या देना है, पेशेंट को देना है. कितने में, 24 आवर्स बोला है, उन्होंने कोई डिवाइड नहीं पूछा है. सो 24 आवर्स में हम टोटल फ्लूइड कितना देंगे, 7200 देंगे. तो आंसर क्या होगा, सी होगा. एंड प्लीज़ जब भी आपने ये फॉर्मूला जब करते हो ना, फॉर्मूला कह रही जब आप कैलकुलेशन करते हो ना, आइदर इट्स पार्कलैंड फॉर्मूला हो गया या फिर हमने ड्रग कैलकुलेशन में हमारे बहुत सारे फॉर्मूलाज आते हैं, कैलकुलेशन आते हैं. सो ट्राई करो कि आपने खुद से करना है, खुद से कैलकुलेट करना है, कैलसी यूज़ नहीं करना है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है, फिर वहाँ पे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा. अगर आपने अभी से प्रैक्टिस किया होगा ना, तो उस टाइम आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. आपको एक आइडिया होगा कि कैसे कैसे फटाफट कैलकुलेट करते हैं. तो प्लीज़ ट्राई करो कि खुद से कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर यूज़ ना करो, ठीक है ना. सो आंसर हमारा सी हो गया. बहुत सिंपल था. बिफोर क्वेश्चन बहुत ईजी होगा, उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है ना. Coming to second question, a patient with 40% total body surface area burn, weight 50 kg, how much fluid should be given in the first 8 hours. ठीक है ना. तो ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस डिवाइड करना है हमें. सो फॉर्मूला क्या है, डेट इज द 4
इनटू में टोटल बॉडी सरफेस एरिया दैट इज द 40 इनटू में वेट इन केजी दैट इज द 50। तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 24 कितना होता है 800 होता है ना, 24 जा 5 4 जा 20, 24 जा 80, सो कितना हो गया 8000 ml। सो हमें 8000 ml पूरा देना है, बट उन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट 8 आवर्स में कितना देना है। तो हमें पता है कि फर्स्ट हाफ आवर में फर्स्ट हाफ फ्लूइड जो है हमें फर्स्ट 8 आवर्स में देते हैं एंड बाकी जो रेस्ट फ्लूइड है हमें 16 आवर्स में देते हैं। तो 8000 का हाफ कितना हो जाएगा दैट इज द 4000। सिंपल, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतना सिंपल क्वेश्चन तो आ भी सकता है, नॉट आइडिया ना। सो सी इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, एन एडल्ट पेशेंट हैज बर्न over entire right arm and anterior trunk. What is the total body surface area burned? This is something very important and very simple question. just आपने एक वो body याद कर लेना है, कितना पार्ट कहाँ पे है वो याद कर लेना है। ये क्वेश्चन आपने लाइक हाथ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो उन्होंने क्या बोला कि एंटायर राइट आर्म जला हुआ है, एंटायर राइट आर्म बर्न है और एंटीरियर ट्रंक है। सो याद करो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 क्या था कि फेस को 4.5 दिया था, है ना। सो ये इमेज याद कर लो। जस्ट फेस को हमने 4.5 ईच साइड दिया था, अगर हम पूरा माने आगे पीछे तो 9%, हाथ को आगे पीछे 9%, ये हमारा 9%, पूरा इंटीरियर हमारा 18 हो जाएगा, पीछे हमारा पूरा 18 हो जाएगा, पेरिनियम हमारा 1 हो जाएगा एंड नीचे 1 लेग 18 होगा और 18 हो जाएगा। तो ऐसे याद कर लो, फटाफट याद हो जाएगा, ठीक है ना। सो इन्होंने क्या बोला है कि इंटायर राइट आर्म है तो पूरा का पूरा राइट आर्म है, लाइक इंटीरियर पोस्टीरियर सारा इंक्लूड है, तो हमारा 9% हो गया, है ना, 9% हो गया। इंटायर राइट आर्म हमारा 9% हो गया, प्लस एंटीरियर ट्रंक कितना होगा, पूरा 18% होता है, सो 18% हो गया, सो कितना हो गया 27%। सिंपल, ठीक है ना। सो ये लाइक विद इन 10 सेकेंड में इसको आप कर सकते हो एग्जाम में, अगर आपने वो इमेज जस्ट ये इमेज याद रखना है, ये इमेज याद रहेगा आपने विद इन 10 to 15 सेकेंड में ये क्वेश्चन इजिली हो जाता है, ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लूइड इज prefer in Parkland formula for burn resuscitation? This is something very easy question. पार्कलैंड में हमने अभी बात किया कि पार्कलैंड का फॉर्मूला हमने देखा, हमने बोला कि हाफ फ्लूइड को हम 8 आवर्स में देंगे, नेक्स्ट फ्लूइड को हम 16 आवर्स में देंगे, ठीक है। एंड कौन सा फ्लूइड देंगे दैट इज द RL, रिंगर लैक्टेट इज द चॉइस, है ना। सो RL इज द चॉइस, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी सिंपल, ठीक है। अब हमारा थोड़ा मुश्किल ही बोल सकते हैं, लाइक थोड़ा सा ऐसे मिक्स टाइप का क्वेश्चन आ गया है। दैट इज अ 58 kg एडल्ट फीमेल सस्टेन बर्न्स ओवर एंटायर लेफ्ट अपर लिम्ब, ठीक है ना, एंटायर लेफ्ट अपर लिम्ब, एंटीरियर ट्रंक एंड हाफ ऑफ पोस्टीरियर ट्रंक। शी रीच्ड हॉस्पिटल 2 hours आफ्टर इंजरी। How much Ringer's lactate should be infused in the next 6 hours? तो इसमें थोड़ा सा पहले आपने TBS से फाइंड करना है, क्योंकि कितना बेसिकली उन्होंने पूछा क्या है कि कितना RL हम उसको नेक्स्ट 6 आवर्स में देंगे, तो फ्लूइड पूछा है। तो फ्लूइड से पहले फ्लूइड निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें क्या है 4 इंटू TBS इंटू में बॉडी वेट, है ना, बॉडी वेट। सो बॉडी वेट पता है हमें, 4 हमें पता है, TBS हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें TBS से फाइंड करना है। TBS के लिए उन्होंने क्या बोला है कि बर्न कहाँ कहाँ पे हुआ है, इंटायर लेफ्ट अपर लिम्ब। सो इंटायर लेफ्ट अपर लिम्ब मतलब कि 9%, पूरा का लिम्ब हम 9% मानेंगे, है ना। एंटीरियर ट्रंक कितना मानेंगे, 18 मानेंगे, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ पोस्टीरियर ट्रंक, पीछे हाफ है पूरा नहीं है, तो कितना मानेंगे 9% मानेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 18 18 36, तो 36% हमारा TBS से आ गया, ठीक है। अब हमें फ्लूइड निकालना है, सो 4 इंटू में 36 इंटू में वेट कितना है दैट इज द 58। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 36 4 कितना होता है, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 13 14, सो 144 को 58 से मल्टीप्लाई करो। मैं आपके सामने कर रही हूँ सो डैट आपके अंदर भी मोटिवेशन आए कि इस तरीके से ही हमें करना है, अभी भी करना है और एग्जाम में भी करना है, कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है, मतलब मैं भी कैलकुलेटर यूज कर सकती थी ना। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 33 34 35, 8 1 जा 8 9 10, ठीक है ना। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5 एंड 7, ठीक है। सो कितना आया हमारा, 2 आया, 5 आया, 2 आया एंड 7 और 8। सो हमारा टोटल फ्लूइड कितना आया, मतलब अगर मैंने गलत नहीं किया होगा तो इट इज 8252, आई डोंट नो मैंने गलत तो नहीं किया, ठीक है ना। आपने अपने खुद से करना है, ठीक है। 8252 टोटल हमारा ml फ्लूइड आएगा। सो ये हमें हाफ आवर में जाना है, हाफ फ्लूइड हमें फर्स्ट 8 आवर्स में जाएगा और हाफ फ्लूइड हमारा नेक्स्ट में जाएगा। तो 8252 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा
और एक 26 था, सो 4126 है ना, 4126 हमारा ml फ्लूइड जाएगा फर्स्ट हाफ में, ठीक है। बट इन्होंने हमें ये नहीं पूछा है कि हाउ मच रिंगर सिलेक्टेड शुड बी इन्फ्यूज इन द नेक्स्ट 6 आवर्स में। तो इन्होंने बोला है कि नेक्स्ट 6 आवर्स में कितना फ्लूइड जाएगा। तो 4126 ml, 4126 ml, तो ये हमारा फर्स्ट 8 आवर्स में चला जाएगा, फर्स्ट 8 आवर्स में चला जाएगा। बट हमें तो 6 आवर्स में पूछा है, तो 6 आवर्स में पूछा है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितना जाएगा, ठीक है ना। अगर 1 घंटे का हमें पता चल जाएगा तो उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 4126 को हमने 8 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा ml पर आवर आ जाएगा कि 1 घंटे में इतना फ्लूइड जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में जब इतना फ्लूइड जाएगा, वो जो भी फ्लूइड आएगा उसको हम अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो अगर हमने 8 को हमने 4126 से मल्टीप्लाई किया, 8 5 ज़ा 40, ठीक है, 206, 8 3 ज़ा 24। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कैलकुलेशन थोड़ा गलत किया है। सो इट इज समथिंग 503 अप्रॉक्स कुछ आएगा। सो 503 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 3 ज़ा 18 है ना, और 5 6 ज़ा 30, ठीक है। बट ऐसा तो कहीं पर आंसर ही नहीं आ रहा 3018, ठीक है, बट आंसर ऐसे ही होगा, देख, ठीक है। सो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मेरा कुछ कैलकुलेशन आई थिंक मिस्टेक हो गया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने TBSA फाइंड करना है, ठीक है, TBSA फाइंड करना है। TBSA आ गया, देन आपने फ्लूइड का पार्कलाइन फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसमें आपने 4 इंटू में जो भी TBSA आया वो हमारा 36, ये तो सही है, 36 आया है। सो 36 इंटू में हमारा बॉडी वेट कितना है, दैट इज द 58। सो ये हमारा जो भी फ्लूइड आ जाएगा, उस फ्लूइड को हम डिवाइड कर देंगे, हाफ हमारा चला जाएगा फर्स्ट 8 आवर्स में एंड हाफ हमारा चला जाएगा नेक्स्ट 16 आवर्स में। जो ये हाफ जाएगा ना, उसने हमें क्या करना है, उसको हमें डिवाइड करना है 8 आवर्स से, है ना, 8 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला कि 6 आवर्स में कितना जाएगा, इसलिए हमने 8 से डिवाइड कर दिया। 8 से डिवाइड करने के बाद जो भी फ्लूइड आएगा ना, उसको हमें 6 से डिवाइड कर देंगे, तो उतना फ्लूइड हमारा फर्स्ट 6 आवर्स में चला जाएगा। सो ये हमारा कैलकुलेशन का प्रोसेस था। तो इस तरीके से MCQ भी आता है जिसमें कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है ना। सो आपने यही सीखना है बेसिकली। ये जो हमारा होता है ना, ड्रग कैलकुलेशन हो गया, ये हो गया, इसमें बेसिकली हमें कैलकुलेशन अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जैसे मैंने गलत किया ऐसे आप भी गलत कर दोगे, ठीक है। सो ये इस तरीके से आपने करना है ये वाला क्वेश्चन। Coming to the next question, a patient has burn over scattered patches. Scattered patches है each equal to 3 patient palm located on chest and thigh. If there are 5 such patches, what is the TBSA? देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, स्कैटर्ड पैचेस है। तो मैंने क्या बताया था कि हम जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, एक तो हम रूल ऑफ 9 अप्लाई करते हैं एंड सेकंड हमारा है पाल्मर मेथड। पाल्मर मेथड कब हम अप्लाई करते हैं, जब अगर बर्न जो है वो स्कैटर्ड टाइप का हो, अगर स्कैटर्ड हो, थोड़ा सा यहाँ पे है, थोड़ा सा यहाँ पे है, थोड़ा सा यहाँ पे है। सो इन दैट केस रूल ऑफ 9 अप्लाई नहीं कर पाते हैं, हमें क्या अप्लाई करना होता है, पाल्मर मेथड। पाल्मर मेथड में क्या होता है कि पेशेंट का जो पाम होता है इंक्लूडिंग फिंगर्स, ये हमारा 1% होता है। सो पेशेंट्स पाम, हमारा पाम नहीं, पेशेंट्स पाम, पेशेंट पाम इंक्लूडिंग फिंगर इज इक्वल्स टू 1%, ठीक है ना। सो इन्होंने क्या बोला है कि स्कैटर्ड पैचेस से, ठीक है, इसमें हम पाल्मर मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ से हमें पता चल गया ईच इक्वल टू 3 पेशेंट्स पाम, एंड जो स्कैटर्ड पैचेस है ना वो 3 है, 3 पाम के बराबर है, ऑन चेस्ट पे है एंड थाई पे है। इफ देयर आर 5 सच पैचेस, अगर वो 5 सच पैचेस होगा, है ना, तो 5 पाम होगा पेशेंट का, तो कितना टोटल सरफेस हो गया, अगर 3 पेशेंट पाम्स, है ना। सो जो स्कैटर्ड पैचेस है वो एक पैचेस 3 के बराबर है, तो 5 सच पैचेस होगा तो कितना हो जाएगा, 3 5 सा 15। तो आंसर क्या होगा, सी हो गया। आई बात समझ में कि जो एक पैचेस है वो कैसे है, 3 पेशेंट पाम के बराबर है, तो ऐसे 5 अगर पैचेस होगा तो 3 5 से 15% हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल था ये। Coming to next question, a 65 kg patient with 25% total body surface area burn received 9 liters of fluid in first 24 hours. What is the most accurate interpretation? Appropriate resuscitation हुआ है कि under resuscitation हुआ है कि over resuscitation हुआ है कि fluid deficit phase है, क्या है? तो ये हमें पता कैसे चलेगा, जब हमें पता रहेगा कि यस एक्यूरेटली देना कितना चाहिए। तो देना कितना चाहिए वो क्या है फॉर्मूला, डेट इज 4 इंटू में 25 इंटू में 65, है ना। सो 4 इंटू में टोटल बॉडी सरफेस एरिया इंटू में टोटल बॉडी वेट, सो 4 इंटू में 25 इंटू में 65, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 4 कितना होता है 100 होता है, तो 65
100 हो जाएगा, है ना, 6500 ml हो जाएगा। सो टोटल फ्लूइड 24 आवर्स में कितना जाना चाहिए, दैट इज 6500 ml जाना चाहिए। बट उसको गया कितना है, 9 लीटर गया है, 9 लीटर गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो पेशेंट में किस में है, पेशेंट ओवर रिससिटेशन हो गया है। पेशेंट क्या हो गया है, ओवर रिससिटेशन हो गया है। क्यों ओवर रिससिटेशन हुआ, समझ में आई ना आपको। हमने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया, हमने निकाला तो देखा 24 आवर्स में पेशेंट को 6500 ml फ्लूइड जाना चाहिए था, बट पेशेंट को गया है 9 लीटर, मतलब कि पेशेंट जो है वो ओवर रिससिटेट हो गया है। तो पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा एंड ऑल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। तो ओवर रिससिटेशन भी ज़्यादा नहीं करना है, बिकॉज पल्मोनरी एडिमा वगैरह हो सकता है, और अंडर रिससिटेट भी नहीं करना है, क्योंकि शॉक में पेशेंट जा सकता है। तो हमें एक एक्यूरेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड देना है अकॉर्डिंग टू पार्कलैंड फॉर्मूला, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू पार्कलैंड के अकॉर्डिंग जितना फ्लूइड आएगा उतना हमें पेशेंट को रिससिटेट करना होता है, ठीक है। कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप का है। अब विच बर्न एरिया शुड नॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग TBSA फॉर पार्कलैंड फॉर्मूला। तो देखो, सबसे पहले एग्जाम में ना ये चीज़ें आपने याद रखना है कि ये नॉट हो गया, इंक्लूड हो गया, एक्सक्लूड हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ये सारे वर्ड, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, ये सारे वर्ड ना मतलब बड़े ही चालाक होते हैं। इन वर्ड्स को आपने बहुत ध्यान से देखना है। ये एग्जामिनर ये वर्ड इसलिए ही डालते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ऐसे घुमा फिरा दे और आप क्वेश्चंस को गलत कर दे। बिकॉज एग्जामिनर का मोटिव होता है कि आपने क्वेश्चन गलत करने हैं, बट आपका ये मोटिव नहीं होना चाहिए, आपने तो एग्जाम क्रैक करने हैं ना। सो ये सारे वर्ड्स को ना आपने ध्यान से देखना है एग्जाम में। तो उन्होंने बोला कि विच बर्न एरिया शुड नॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग टोटल बॉडी सरफेस एरिया फॉर पार्कलैंड फॉर्मूला। सो पार्कलैंड फॉर्मूला के लिए हम TBSA कैलकुलेट करते हैं। TBSA हम रूल ऑफ 9 बेसिकली अप्लाई करते हैं, है ना। रूल ऑफ 9 या पाल्मर मेथड, है ना, और भी एक दो मेथड्स होते हैं। पर जितने भी मेथड्स हो उन सब में हमें बेसिकली हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, इन्होंने बोला कि सुपरफिशियल एपिडर्मल बर्न में अप्लाई नहीं होगा, या फिर पार्शियल थिकनेस बर्न में अप्लाई नहीं होगा, या फिर फुल थिकनेस में, या फिर इलेक्ट्रिकल बर्न में। इनमें से कौन से है जो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखो कौन से इंक्लूड नहीं करते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है, बेसिकली एपिडर्मिस होता है, और एपिडर्मिस भी बेसिकली क्या रहता है, इंटैक्ट होता है ना। एपिडर्मिस ओनली इन्वॉल्व होता है, बट ये इंटैक्ट होता है बिकॉज ऑफ दैट जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो इतना ज़्यादा लाइक इंक्रीज नहीं होती है, तो इतना ज़्यादा फ्लूइड शिफ्टिंग नहीं होता है। तो अगर हमने ये वाला पार्कलैंड फॉर्मूला अप्लाई किया एंड इसके अकॉर्डिंग अगर हमने फ्लूइड कैलकुलेट किया एंड हमने पेशेंट को फ्लूइड दिया, तो पेशेंट क्या हो सकता है, ओवर रिससिटेट हो सकता है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लूइड लॉस नहीं होता है एंड हम इतना फ्लूइड दे देंगे तो पेशेंट ओवर रिससिटेट हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट डिग्री बर्न इज नॉट अप्लाई फॉर TBSA कैलकुलेशन। फॉर रूल ऑफ 9 के लिए फर्स्ट डिग्री बर्न अप्लाई नहीं होता है। अप्लाई कौन कौन सा होता है, पार्शियल थिकनेस बर्न दैट इज द सेकेंड डिग्री बर्न, फुल थिकनेस बर्न दैट इज द थर्ड डिग्री बर्न। तो ये दोनों तो अप्लाई होता है। कमिंग टू फोर्थ हमारा है इलेक्ट्रिकल बर्न। सो इलेक्ट्रिकल बर्न इज समथिंग ना कि वो डीपर तक इंजरी कर देता है। ऊपर से आपको इतना पता नहीं चलेगा, बट वो डीप इंजरी हो जाती है, सबक्यूटेनियस तक वो पहुंच जाता है, बोन तक भी चला जाता है। सो इन इलेक्ट्रिकल बर्न में भी या तो थर्ड डिग्री बर्न होगा या तो फोर्थ डिग्री बर्न होगा। सो इलेक्ट्रिकल बर्न भी इंक्लूड हो सकता है अंडर पार्कलैंड फॉर्मूला, बट फर्स्ट वाला जो है सुपरफिशियल एपिडर्मल बर्न दैट इज द फर्स्ट डिग्री बर्न। तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। ए जो है सुपरफिशियल एपिडर्मल बर्न दैट इज द फर्स्ट डिग्री बर्न, वो हमारा इंक्लूड नहीं होता है इन पार्कलैंड फॉर्मूला में, ठीक है ना। क्योंकि इसमें अगर हमने अकॉर्डिंग टू पार्कलैंड फॉर्मूला अगर हमने सुपरफिशियल बर्न को हमने फर्स्ट डिग्री बर्न में इतना फ्लूइड दिया तो पेशेंट ओवर रिससिटेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हम फ्लूइड दे देंगे, है ना। सो आंसर ए इज करेक्ट, ठीक है। Coming to 9th question, why does child with same total body surface area burn require more fluid per kg compared to an adult? तो इन्होंने बोला कि अगर हम एडल्ट से कंपैरिजन करें, जो बच्चों में TBSA सेम है, एडल्ट में और बच्चों में TBSA सेम है, बट उसमें फ्लूइड ज़्यादा देते हैं, क्यों, हाइयर ब्लड वॉल्यूम। सो आंसर इज नॉट। इनफैक्ट जो बच्चों में जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम होता है कंपैरिजन टू एडल्ट, तो ये तो गलत हो गया। लार्जर बॉडी सरफेस एरिया टू वेट रेशो, यस। जो बच्चे होते हैं ना, चाइल्ड के कंपैरिजन में अगर हम चाइल्ड और एडल्ट में कंपैरिजन करें तो बच्चों में जो बॉडी सरफेस एरिया है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू एडल्ट में। तो बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हीट लॉस भी ज़्यादा होगा,
हीट लॉस भी ज़्यादा होगा, फ्लूइड लॉस भी ज़्यादा होगा, है ना, फ्लूइड लॉस भी ज़्यादा होगा क्योंकि बच्चे का सर बड़ा बड़ा होता है ना, सो हीट लॉस भी ज़्यादा होगा, फ्लूइड लॉस भी ज़्यादा होगा क्योंकि बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम बच्चे में जो फ्लूइड है वो ज़्यादा देते हैं कंपैरिजन टू एडल्ट में। सो ये आंसर सही है, सी पढ़ लेते हैं, रिड्यूस्ड रीनल फंक्शन। सो रीनल फंक्शन रिड्यूस मतलब कि बेसिकली रीनल फंक्शन दोनों में ही सेम होते हैं, एडल्ट में भी और चाइल्ड में भी। सो ये भी गलत हो गया। इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, तो ये भी दोनों में सेम ही होता है, बच्चों में जितना कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी उतना ही हमारे एडल्ट में भी होगी। सो ये भी गलत हो गया। सो बेसिकली आंसर क्या है, दैट इज द बी, लार्ज बॉडी सरफेस एरिया टू वेट रेशो इन चिल्ड्रेन एंड बिकॉज ऑफ दैट इसमें थोड़ा फ्लूइड ज्यादा चाहिए होता है कंपैरिजन टू एडल्ट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, कि विच पैरामीटर्स बेस्ट इंडिकेट एडिक्वेट फ्लूइड रिससिटेशन इन द बर्न पेशेंट। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था बर्न, तब मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड प्रॉपर रिससिटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो हमें बीपी से भी पता चलता है, सेंट्रल वीनस प्रेशर से भी पता चलता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर से भी पता चलता है, यूरिन आउटपुट से भी पता चलता है, इलेक्ट्रोलाइट से भी पता चलता है। ये सारे के सारे पैरामीटर हमें पता चलता है कि पेशेंट को एडिक्वेट फ्लूइड रिससिटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट यह है कि कोई पैरामीटर इसमें लेट बताएगा, कोई जल्दी बताएगा, बट बेस्ट, इन्होंने क्या बोला है, बेस्ट इंडिकेटर। बेस्ट इंडिकेटर, मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर, बेस्ट इंडिकेटर की बात अगर हम करें या फिर हम मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर की बात करें, मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर की बात करें या फिर मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर की बात करें, है ना, मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर की बात करें फॉर प्रॉपर फ्लूइड रिससिटेशन इन वन पेशेंट, दैट इज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट। ये याद कर लो, बहुत बार यहाँ से एमसीक्यू आ रखा है। सो यूरिन आउटपुट हमारा टारगेट क्या होता है कि एडल्ट में क्या हो कि 0.5 ml पर केजी पर आर होना चाहिए यूरिन आउटपुट। एंड अगर चिल्ड्रन में अगर 1 ml पर केजी पर आर अगर यूरिन आउटपुट आ रहा है, मीन्स की एडिक्वेट रिससिटेशन हो रहा है। ठीक है ना, सो आंसर क्या है, दैट इज द यूरिन आउटपुट, सी इज द करेक्ट आंसर। एंड अगर अमाउंट पूछ ले तो 0.5 ml पर केजी पर आर अगर यूरिन आउटपुट आ रहा है, मीन्स की प्रॉपर रिससिटेशन हो रहा है। बच्चों में 1 ml पर केजी पर आर। सो विद दिस हमारा क्वेश्चन फिनिश्ड होता है। नेक्स्ट में या तो हम शॉक से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे या फिर हम बर्न में बहुत सारे एमसीक्यू और भी है। लाइक बर्न इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उससे बहुत तरीके का एमसीक्यू बन सकता है। तो या तो हम बर्न ही कर सकते हैं या फिर हम शॉक कर सकते हैं या फिर हम ईसीजी कर सकते हैं। सो आप मुझे बताओ कौन सा करना है पहले। ठीक है, लाइक आज के आज ही बताना सो दैट मैं प्रिपेयर कर पाऊँ। ठीक है, सो विद दैट थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।